शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अतिथि। उस दिन ऑफिस में तड़के एक ट्रेनिंग सेशन था। यही एकमात्र वजह थी कि मैं सुबह 7 बजे उठकर अपने दैनिक कामों में व्यस्त था। मैं नहाकर बाहर निकला ही था कि अचानक माताजी मेरी तरफ भागती हुई आगे बढ़ी। उनके चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। क्या हुआ? मैंने अपने बाल टॉवल से पोंछते हुए पूछा। माताजी, उनका फोन आ गया, वो आने वाले हैं। सर्दियों की सुबह 8 बजे मेहमानों के घर पधारने का दर्द भला कौन नहीं समझेगा। शायद ये पिताजी की फेंकू बातों का असर था कि ताऊ ताई ने सुबह 8 बजे घर आने का निर्णय लिया। पिताजी की माँ ने तो वो हर रोज सुबह 5 बजे उठकर योगा करते हैं। ऐसे में 8 बजे मेहमानों का आना लाजमी है। ये बात अलग है कि उस दिन पिताजी की आंख 8 बजे ताऊ का फोन सुनकर ही खुली। खैर, पिताजी अपने बिछाए हुए जाल में फंस चुके थे और साथ में ले डूबे माताजी को। घर की हलचल से अंदाजा कुछ ऐसा था कि ताई ताऊ शाम तक यहाँ से चले जाएंगे। इन सब बातों से परे मैं 9 बजे ऑफिस के लिए निकल चुका था। काफी समय बाद शाम में ऑफिस से घर जल्दी आने का मौका मिला। सोचा क्यों ना आज जल्दी पहुंचकर माताजी और पिताजी के लिए टिक्की पैक करवा कर लेता जाऊं। 3 प्लेट टिक्की पैक करवाकर सीढ़ियां लांघता हुआ मैं बिजली की रफ्तार से घर की चौखट तक जा पहुंचा। डर था कि कहीं ये सर्द शाम टिक्की की गर्माहट को कम ना कर दे। माताजी ने हर रोज की तरह दरवाजा खोला। अलग था तो उनके सर पर पड़ा वो घूंघट जो उनकी आंखों तक आ रहा था, और कमरे में हीटर के सामने बैठी ताई की नजर जो लगातार टकटकी लगाए दरवाजे पर देख रही थी। काफी दिनों बाद पूरी 1 प्लेट टिक्की के जायका का लुत्फ उठाने का ख्याल धूमिल होता नजर आया। ये दृश्य देखकर मैं हतप्रभ था। ताई जी की नजरों से बचता बचाता मैंने एक हाथ से माताजी का हाथ पकड़ा और उनको किचन की ओर ले गया। दूसरे हाथ से टिक्की किचन के एक कोने में टिकाते हुए मैंने माताजी से पूछा, ये गए नहीं अभी? माताजी, कोई बात नहीं बेटा, ताई जी का व्रत है। ये जवाब मेरे सवाल का तो नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों एक अजीब सा सुकून देने वाला था। और पूछने पे पता चला कि मेहमान आज रात यहीं रुकेंगे और कल सुबह चले जाएंगे। अब बारी थी ताऊ ताई का सामना करने की। गहरी सांस लेते हुए मैं कमरे में दाखिल हुआ और ताई जी के चरणों में जा गिरा। पधारिए शंकराचार्य जी। ताई जी मेरी जुल्फों को निहारते हुए बोली। ताऊ जी को कमरे से नदारत देख मैं समझ चुका था कि किचन में माताजी से जो बात करते समय मेरे प्रश्न का कुछ और ही जवाब क्यों मिला था। मतलब ताऊ जी बगल के कमरे में होंगे, जिसका एक मतलब ये भी था
कि ताऊ जी जब आएंगे तो अलग से लेंगे। इस बीच माता जी ने ताई जी का परिचय ये कहते हुए कराया कि ये एक कवयित्री हैं। शेष परिचय ताई जी ने अगले 1 घंटे में स्वयं पूरा किया। चेहरा पढ़ने की कला में मशहूर ताई ने माता जी और पिताजी को बताया, लड़का आपका विद्वान है। इसके हाव भाव बता रहे हैं कि बहुत अच्छा और समझदार है। इसके चेहरे पे एक तरह का तेज है। बहुत आस लगाए मैंने ललचाई नजरों से माताजी और पिताजी की तरफ देखा कि शायद कम से कम आज तो ये मेरी तारीफ में कुछ बोल ही देंगे, मगर ये हो ना सका। मेहमानों की बात काटना हमारे संस्कार में नहीं आता, इसलिए माताजी पिताजी ने चुप रहना ही उचित समझा। खैर, ताई जी को मेरे चेहरे पे नजर आने वाले तेज असल में 12 घंटे की नौकरी के बाद निकला हुआ तेल था, जो मेरे माथे पर नजर आ रहा था। यहां वो मात खा गई थी। उनकी बातों का कारवां यहीं नहीं रुका। ये मेरी नई ताई जी हैं, जिनसे मैं जिंदगी में पहली बार अभी 1 घंटे पहले मिला हूं। लेकिन इस बीच उन्होंने अपने पूरे परिवार से रूबरू करवा दिया। मधुर, जो उनका बेटा था, बहुत मधुर गाता था। ताई जी जब वो कस्मे वादे गाता है तो मानो मंदिर के घंटे अपने आप हिलने लगते हैं। वो खींचता बहुत है। ताई जी यहां भी नहीं रुकी। उनकी बहू यानी मधुर की पत्नी की सुंदरता की पूरी कायनात कायल है। वो एकदम दूध जैसी सफेद है और किसी अंग्रेज से कम नहीं लगती। साथ ही अगर ताई जी की माने तो उनका बेटा मधुर देखने में सुंदर नहीं लगता, लेकिन उनको बहू सुंदर चाहिए थी। जब बहू निकले तो मोहल्ले के लोग लाइन लगाकर देखें और आगे आने वाली पीढ़ी की शक्ल सूरत भी सुधर जाए, ऐसा मानना है हमारी पूज्यनीय ताई जी का। ये सब सुनकर मेरे अंदर बहू के लिए एक संवेदना तो उत्पन्न हुई, लेकिन मैंने उसे अपने अंदर ही दबा लिया। वैसे अभी कुछ ही देर पहले ताई जी ने मुझे पाश्चात्य सभ्यता के दुष्प्रभावों को विस्तार से समझाया था और अंग्रेजों से दूर रहने और उनकी नकल ना करने की एक दुरुस्त सलाह दी थी। ऐसे में उनकी अंग्रेजों की तरह सुंदर बहू वाली बात मेरे समझ से परे थी। साथ ही उनके सुंदरता के मापदंडों को भी मैं अभी समझ नहीं पाया था। अब ताई जी से मिले हुए 2 घंटे बीत चुके थे और वो मुद्दे की बात पर आ गई थी। वो मेरे लिए भी अपनी बहू की तरह एक सुंदर लड़की का बायोडेटा लेकर तैयार बैठी थी। मानो मेरे विवाह की चिंता उनको अंदर ही अंदर खोखला किए जा रही थी। ये कुछ इस तरह था जैसे उन्हें धरती पर 36 नवयुवकों की शादी करवाने का टारगेट मिला था। ताई जी ने बताया कि एक लड़की उनकी नजर में है, लंबाई में 5 फीट 5 इंच है और शरीर से हिष्ट पुष्ट है। लड़की में गांव वाली मजबूती है।
ये व्याख्या लड़की की है या गांव की किसी मजबूत लकड़ी की, ये तो नहीं पता, मगर हाँ, अगर लड़की की है तो मुझे पटकनी देने के लिए पर्याप्त थी। ताई जी एक और बिंदु पे प्रकाश डाल रही थी कि बीटेक वाली लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए, सब भ्रष्टाचारी होती हैं। भ्रष्टाचारी से याद आया, ताई जी को जिंदगी में सिर्फ एक चीज का मलाल था कि उन्हें चुनाव के लिए टिकट नहीं मिल पाया। इस बीच कपड़े बदलकर मुंह हाथ धोने का ख्याल आया और मौका देखकर मैं कमरे से बाहर आया। आज घर पे मेहमान आए थे, पकवान बनने का मौका भी था और दस्तूर भी। इसी उपलक्ष्य में आज पूड़ी और मटन मखाने की सब्जी बनी। खाना खाने के लिए सभी लोग बैठे ही थे कि अचानक ताई जी, बिट्टू भोजन मंत्र पढ़ो। ताई जी की उम्मीदों के उलट मैंने भोजन मंत्र का संस्कृत में उच्चारण कर दिया और साथ में एक मंत्र एडवांस में सुबह की पूजा के लिए भी सुना दिया, कारण अगली सुबह भी ऑफिस जल्दी जाना था। उनके लिए ये वाकई हैरान करने वाला था। आजकल की जनरेशन पर पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव को वो मुझे काफी विस्तार से समझा चुकी थी। अब बारी थी भोजन काल के बाद वाली कक्षा की, जिसका शुभारंभ और अंत ताई जी ने एक बार फिर कई मधुर कविताओं के साथ किया। इस बीच उन्होंने अपना परिचय एक बार फिर करवाया और बताया कि उनका बेटा मधुर बहुत ही मधुर गाता है। वो जब कस्मे वादे गाता है तो मानो मंदिर के घंटे अपने आप हिलने लगते हैं। वो खींचता बहुत अच्छा है। उनकी बहू दूध की तरह सफेद है और अंग्रेज से कम नहीं लगती। साथ ही अपने बेटों की तारीफों के लंबे और टाइट पुल बांधने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। ये सब सुनकर मैंने एक बार फिर माता जी और पिताजी की ओर ललचाई नजरों से देखा कि शायद इस बार तो मेरी भी तारीफ हो ही जाएगी। मगर खैर, इस बीच उन्होंने लल्ला को फोन भी लगाया और फोन मेरे हाथों में पकड़ा दिया और मैंने और लल्ला ने कुछ इस तरह बात की जैसे हम वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। उस 2 मिनट की बातचीत में हम एक दूसरे के घर आने और मिलने तक का प्लान बना चुके थे। असल में और कुछ बात करने के लिए थी भी नहीं। इसके बाद ताई जी ने मुझे कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर मैं सकपका गया। ताई जी, हमने लल्ला को तुम्हारे बारे में बता दिया है, अब लल्ला तुम्हें देख लेगा। उस पल मुझे अपनी जिंदगी में किए गए सारे पाप याद आ गए। शायद इनको टिक्की न खा पाने का मलाल था या कुछ और। फिर जो मुझे कुछ देर बाद समझ आया, उससे मैं थोड़ा और सकपका गया। लल्ला मुझे मेरी शादी करवाने के लिए देखने वाला था। इस बीच मैंने ताई जी को फोन पर किसी और से कहते हुए सुना, लड़का लंबा है, सुंदर भी है। ये सुनकर मैंने एक बार फिर ललचाई नजरों से माताजी पिताजी की ओर देखा। शायद इस बार मेरी कुछ तारीफ हो जाए।
खैर, कमरे में मंडप लगने से पहले मैं वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन तभी ताई जी, गाना सुनाओ। इस बार मेरी तरफ से मोर्चा माता जी ने संभाला। समा बंध चुका था। ताई जी और आंखों तक घूंघट किए माता जी को एक साथ भजन गाते देखना अत्यंत शोभनीय था। यही मौका था कि भजन की धुन पर नाचते हुए मैं किसी भी तरह दूसरे कमरे तक पहुंच जाना चाहता था। इस बार मैं सफल रहा और ताई जी की नजरों से बचते हुए दूसरे कमरे में पहुंच गया। खैर, ऑफिस में कल होने वाले ट्रेनिंग सेशन के संबंध में कुछ काम करने के लिए मैंने लैपटॉप खोला ही था कि बराबर वाले मिश्रा जी ने दरवाजे पे दस्तक दी। रात के 10 बज रहे थे। मिश्रा जी दंदनाते हुए उस कमरे की ओर चल दिए जहां से कविताओं की आवाज आ रही थी। नए शिकार को आता देख ताई की आवाज की तीव्रता कई गुना बढ़ चुकी थी। इस बीच दूसरे कमरे में लैपटॉप लेकर बैठा मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह जल्दी उठने के बारे में सोचना तो दूर, फिलहाल मैं अभी सोने के बारे में भी नहीं सोच पा रहा था। घर में 4 रिटायर्ड लोगों के बीच फंसने की लाचारी का एहसास काफी अलग था। दूसरे कमरे से आती आवाजों से प्रतीत हो रहा था कि पिताजी भी जोर आजमाइश कर रहे थे। बीच बीच में मिश्रा जी कोरस में सुर लगा रहे थे। जैसे जैसे रात ढल रही थी, कविताओं का जोश ठंडा पड़ रहा था और मैं राहत की सांसें ले रहा था। कुछ देर बाद कमरे में कुछ अलग सी हलचल हुई। पता चला कि कवि सम्मेलन का समापन हो रहा है। मिश्रा जी ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया और हमने सोने की तैयारी। अब आधी रात का वक्त था और मैं ताई जी के सामने पढ़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता था, इसलिए सीधे रजाई में घुस जाना चाहता था। सिर्फ एक रात की बात है, ये सोचकर मैं भी सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गया। अगली सुबह सोचा जब तक ताई जी सुबह उठेंगी तब तक अपना काम निपटाकर ऑफिस निकल जाऊंगा। सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना था। ऐसे में ताई जी के सामने पढ़ने का साहस नहीं था। सुबह 6 बजे अलार्म की आवाज कानों में पड़ी। अलार्म बंद करते ही एक और आवाज कानों में पड़ी। जी हाँ, ये थी ताई जी के भजन गुनगुनाने की आवाज। जिंदगी में मैंने खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। अब कमरे से बाहर निकलने में डर लग रहा था। अगर ताई जी ने रोक लिया तो 9 यहीं बजेगा। कमरे से बाहर निकलने की कोशिश में कई बार चौखट तक जाकर वापस लौट गया। हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुझे किसी भी हालत में कमरे से बाहर निकलकर वॉशरूम तक जाना था। जिंदगी में अभी तक की गई पढ़ाई और साइंस पहली बार काम आने वाली थी। एक बात साफ थी, अगर कमरे से निकलकर तेज गति से वॉशरूम की तरफ सीधे चले जाऊं, जिसकी दूरी कमरे से तकरीबन 15 फीट है,
तो ताई जी की नजरों से बचा जा सकता है। एक गहरी सांस भरी और सीधे वॉशरूम की तरफ तेज गति से दौड़ लगाई। मेरी पढ़ाई रंग ला रही थी। गति अच्छी थी, दूरी का हिसाब भी सही लग रहा था और ऐसा लगा कि अब मैं पहुंच ही जाऊंगा। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से आवाज आई, अरे बिट्टू। अरे नहीं, मेरे मुंह से निकला, लेकिन जवाब देना मजबूरी था। अतिथि देवो भव। मैं रुका, पलटा और ताई जी की तरफ बढ़ा। मैं, जी ताई जी। ताई जी, तो बेटा क्या सोचा? मैं, किस बारे में? ताई जी, शादी के बारे में। ये सुनकर मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। ताई जी, कैसी लड़की चाहिए? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, ताई जी, शादी तो करोगे ना? यही वो मौका था जब पहले सवाल का डिटेल डिस्कशन से बचकर अपना समय बचा सकता था और जल्दी से वॉशरूम जा सकता था। मैंने तपाक से जवाब दिया, नहीं करूंगा। ताई जी ने एक बार फिर लड़की का बायोडेटा दोहराया। लड़की लंबाई में 5 फीट 5 इंच है और शरीर से हिष्ट पुष्ट है। लड़की में गांव वाली मजबूती है। ऐसा पहली बार हुआ था कि सुबह 7 बजे कोई मेरी शादी को लेकर तत्पर था और मैं वॉशरूम जाने को लेकर। कुछ देर बाद मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार था। ब्रेकफास्ट के दौरान एक बार फिर ताई जी से सामना हो रहा था। ताई जी, बिट्टू तुमने गाना नहीं सुना है? मैं, ताई जी, बेटा हमारा लड़का मधुर कस्मे वादे मंदिर घंटा खिश्ता बोलती गई। मैं, मेरे ऑफिस निकलने से पहले ताऊ ने मुझसे अपने गंतव्य तक जाने का तरीका, उचित समय इत्यादि की जानकारी ली। अब ये निश्चित हो चुका था कि अतिथि आज चले जाएंगे। मैंने भी निकलने से पहले ताऊ ताई की चरण स्पर्श कर तरीके से विदा ली। फिर जल्दी आइएगा वाली फॉर्मेलिटी करनी हमारे यहाँ जरूरी होती है, सो वो भी मैंने कर दी। हालांकि ये कहते वक्त मैंने उनके जवाब का इंतजार नहीं किया और चलता बना। आज दोपहर तक उनके यहाँ से निकलने का कार्यक्रम था। तो इस तरह पिछले 24 घंटे नए नवेले ताई ताऊ के साथ बिताकर काफी अलग महसूस कर रहा था। आज भी ऑफिस जल्दी पहुंचने के बाद घर वापसी कुछ जल्दी हो रही थी। माथे पे आज भी कुछ था, तेज या तेल पता नहीं। घर पहुंचा तो रोज की तरह माता जी ने दरवाजा खोला, लेकिन उनके सर पर आंखों तक आता वो घूंघट आज भी था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक आवाज कानों पर पड़ी, अरे बिट्टू, आज टिक्की नहीं लाए? अब तो मेरे मन में एक ही ख्याल था, अरे अतिथि तुम कब जाओगे? आज की दूसरी कहानी है चोर आया। शहर में चोरियां बढ़ रही हैं। दुकानों के ताले और शटर टूट रहे हैं। छत से लेकर बाथरूम तक
सेंधमारी हो रही है। चोर इस कदर सक्रिय है कि पलक झपकते ही माल पार कर लेते हैं, जबकि पुलिस वाले इतने आराम तलब हैं कि उन्हें पलक झपकाने में भी अलाली आती है। भाई साहब, आजकल लोग बड़े चालाक हो गए हैं। बाहर से ऐसा दिखावा करते हैं कि कपाट में करोड़ों का माल भरा है, और अंदर देखो तो सेल की बासुंदी साड़ियां और पॉलिश वाले झुमकों के सिवा कुछ नहीं निकलता। लोगों की इसी बेशर्मी के कारण चोर लोग बिना वजह परेशान होते हैं। कॉलोनी में सतत चोरियां हो रही हैं। 4 दिन पहले मोहल्ले की एक दुकान में सेंधमारी हुई। आज पड़ोसी का ताला टूट गया। मैंने डरते हुए पत्नी से कहा, अब अपना नंबर है। श्रीमती जी आदत और परंपरा के अनुसार असहमत होते हुए बोली, आप कैसे कह सकते हैं? यह फैसला तो चोरों को करना है। फिर सहमति जताते हुए कहने लगी, आपसे कितनी बार कहा है कि ऑर्नामेंट्स बैंक में ले जाकर रखाओ, लेकिन सुनते ही नहीं। मैं चौकन्ना हो गया। मुझे यह चोर चर्चा गृह युद्ध की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ी। मैंने युद्ध विराम जैसा करते हुए कहा, नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था। वैसे अपने घर में रखा भी क्या है, और वॉचमैन भी तो है अपनी कॉलोनी में। मैंने अपने को ढांढस जैसा बंधाया। हालांकि इस सच्चाई से कॉलोनी के सभी लोग वाकिफ हैं कि चोरी से बचने के लिए हमने वॉचमैन के नाम पर जिसे नियुक्त किया है वह सारी रात सिर्फ नींद से लड़ता है, और सुबह 3-4 बजे जब चोरी का पीक टाइम होता है तब नींद के हाथों परास्त होकर एक तयशुदा ओटले पर अपनी टोपी उतारकर धराशाही हो जाता है। नींद उसे इस कदर मीठी और गहरी आती है कि चोर लोग उसके कपड़े भी उतार कर ले जाएं तो वह जागने के लिए तैयार नहीं होता। एक दफे ऐसा हो भी चुका है। उस रात कॉलोनी में 2 जगह चोरी हुई। सुबह गुस्से से भरे लोग जब वॉचमैन की तलाश में निकले तो वह एक खंडित ओटले पर खड़ा था। हम लोग उसके सामने अपना रोना रोते, उसके पहले वह हंसते हुए बोला, साहब जी, कोई हमारा पतलून उतार कर ले गया। लोग उसकी हंसी का अर्थ आज तक नहीं समझ सके कि वह पतलून चुराने वाले की मूर्खता पर हंस रहा है या अपनी इस दीन दशा पर कि सरेआम उसका पतलून चोरी हो गया। चोरी करने के लिए ऊंचा आत्मबल होना चाहिए। आत्मविश्वास जब तक कूट कूट कर नहीं भरा हो तब तक आदमी और कुछ भले ही कर ले, चोरी नहीं कर सकता। चोरी करते हुए पकड़ा जाने पर जो कुटाई होती है वह आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आत्मविश्वास एक ऐसा तत्व है जो चोरी करने से लेकर एवरेस्ट पर चढ़ने तक में काम आता है। मैं अपने बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा आत्मबल बहुत कमजोर है। मुझे रात में किसी की डोरबेल बजाने में भी डर लगता है, जबकि चोर लोग डोरबेल की तो छोड़िए,
पूरा शीशम का दरवाजा उखाड़ ले जाते हैं। इधर निमाड़ और मालवा में चोरों का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो चड्डी बनियान गिरोह कहलाता है। ये बेचारे इतने विनम्र और निष्ठावान चोर हैं जो अपनी वेशभूषा तक की परवाह नहीं करते और चोरी के कर्म को बहुत संपन्न भाव से संपन्न करते हैं। हालांकि चोरों के पास भगवान का दिया इतना होता है कि वो चाहे तो सूट पहनकर चोरी करे, लेकिन जब बनियान के बल पर ही एक समूचे घर का सूपड़ा साफ हो सकता है तो फिर सूट की क्या जरूरत। कर्म के प्रति निष्ठावान लोग कपड़े की तरफ कम ही ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि चोरी केवल बनियान में ही होती है। सूट और कलफदार कुर्ते पहनकर भी लोग चोरियां करते हैं, लेकिन यह चोरी दूसरे किस्म की होती है। इस चोरी में आदर्शों और सिद्धांतों की आड़ ली जाती है। लोकतंत्र में ऐसी चोरी जनसेवा कहलाती है। चोरियों के बाबत यह भी सुनने में आया है कि जिस इलाके में पुलिस की गश्त ज्यादा होती है वहां चोरियां खूब होती हैं। लोग कहते हैं यह मिली भगत वाला मामला है। मैं इसे सिरे से नकारता हूं। ऐसी बातों से पुलिस का मनोबल गिरता है। चोरी चकारी जैसी बातों से पुलिस का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। वैसे भी आजकल पुलिस वालों को सैकड़ों काम हैं। आतंकवादी रेलगाड़ियों में बस बम रख देते हैं। पुलिस वाले उनको पकड़े या आपकी जेब में पड़ी चवन्नी की हिफाजत करें। बल्कि देखा जाए तो आपकी जेब में चवन्नी भी नहीं है। पुलिस वालों को सब पता रहता है भाई साहब। यात्रा में चोरी होना आम बात है। प्राचीन काल में लोग गठरी लेकर यात्रा करते थे। कबीर ने कहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर। जैसा कि सभी जानते हैं कि गठरी में काफी माल मत्ता हुआ करता था, लिहाजा चोर लोग इस गठरी के पीछे लग जाते थे। आजकल गठरी के बजाय सूटकेस का चलन है, इसलिए सूटकेस चुराए जाते हैं। दिल चुराने वाले सिर्फ दिल ही चुराते हैं तथा बाकी वस्तुओं की तरफ ध्यान नहीं देते। दिल का मामला खराब होता है। दिल चुराते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस कन्या का दिल चुराया जा रहा है उसके पिताजी पहलवान है या थानेदार। वरना ऐसे मामलों में दिल तो अलग रह जाता है और जूते इस कदर पड़ते हैं कि तबीयत खराब हो जाती है। जो लोग किडनी चुराते हैं वे डॉक्टर कहलाते हैं। किडनी चुराने वाले डॉक्टर देखा जाए तो बहुत अव्वल दर्जे की मानव सेवा करते हैं। यार, आपको परमात्मा ने दो दो किडनियां दे रखी हैं, जबकि आपका काम एक ही किडनी से चल जाता है। ऐसे में कोई डॉक्टर बेचारा एक किडनी निकाल कर सामने वाले को लगा देता है तो क्या गलत करता है? भाई साहब, आप दो दो किडनियों का अचार डालेंगे क्या? जबकि किडनी का तो कमबख्त अचार भी नहीं डलता। पिछले दिनों एक ऐसी वारदात हुई
जिसमें चोरों ने चोरी से पहले किचन में घुसकर कुकर चढ़ाया, दाल चावल बनाए और तृप्त होकर भोजन किया तथा उसके बाद चोरी के पुनीत कार्य को संपन्न किया। घरवाले चूंकि दूसरे शहर में शादी में गए थे, इसलिए चोरों ने पूरी स्वतंत्रता से प्रतिभोज निपटाया। ठीक भी था। भाई साहब, आप पराए शहर में जाकर डिनर खाएंगे और चोर लोग बेचारे भूखे पेट चोरी कर रहे हैं। यह एक समतावादी देश में कैसे हो सकता है? जो लोग चोरियां तथा चोरी के दौरान ओछी हरकतें करते हैं, उन्हें उत्कृष्ट चोरों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। चोरी की दुनिया में वर्षों से सक्रिय एक नामी और वरिष्ठ चोर ने बताया कि आजकल इस धंधे में कुछ गलत लोग आ गए हैं, जो महिलाओं के गले से चैन झपटते हैं। ऐसे लोगों ने इस धंधे को बदनाम कर दिया है। चोर दादा ने बताया कि जब तक इस धंधे में रहे, उन्होंने किसी महिला को हाथ नहीं लगाया, जबकि अलमारी में रखे उसके गहने पूरी तरह साफ कर दिए। चोर दादा ने कहा कि उसने बैंक के लॉकर से लेकर रेल के वैगन तक तोड़े, पर किसी का गला नहीं काटा। आखिर चोरी के भी कुछ उसूल होते हैं भाई साहब। मैंने कहा, दादा आजकल क्या कर रहे हो? वह बोला, अब तो वो समाज सेवा ही बची है, वही कर रहे हैं। इस धंधे में भी मजा आ रहा है। आगे देखते हैं, किसी अच्छी पार्टी का टिकट मिला तो चुनाव लड़ लेंगे।